एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952। तो जिस तरीके से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो सोशल सिक्योरिटी या फिर मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉयज़ को देता है, उसी तरीके से ये एक्ट भी एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है जो कि प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी और टाइमली मॉनेटरी असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज़। तो ये भी क्या है, ये भी एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। सोशल सिक्योरिटी यानी कि जो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी जो है 15,000 या फिर उससे कम होती है, उनकी बेसिक या डीए मिलाकर 15,000 से कम होती है, तो उनको सोशल सिक्योरिटी, उनको टाइमली मॉनेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए एक्ट बनाया गया है। देखिए, जिसकी सैलरी ज़्यादा है यानी कि जो लाखों में कमा रहा है, हज़ारों, 50,000, 1 लाख में हर महीने कमा रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपने लिए जो है पेंशन के लिए या फिर जो है प्रोविडेंट फंड या अलग अलग एफडी में इन्वेस्ट करके अपने लिए जो है फ्यूचर में पैसे इन्वेस्ट कर लेता है, सेव कर लेता है। लेकिन जिनकी सैलरी 15,000 है उससे कम है, तो वो तो मंथली जो है अपना पैसा पूरा खर्च करने में ही उनका चला जाता है, यानी कि उनका घर का खर्चा ही जो उतना खर्च हो जाता है, तो वो अपने लिए बचा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उनको सोशल सिक्योरिटी, उनको जो है मॉनेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट जो है डेवलप किया गया है। तो प्रेजेंटली दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉयज ड्रॉइंग सैलरी ₹50,000 और बिलो। तो 1 सितंबर 2014 से ये जो है 15,000 वाली लिमिट जो है वो चल रही है। तो ये सीलिंग है, यानी कि अगर आपके यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी 15,000 या उससे कम है, तो उनके लिए जो है आपको ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बीइंग अ एम्प्लॉयर और बीइंग अ एम्प्लॉयज़। तो द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द प्रोमulgation ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स ऑर्डिनेंस ऑन द 15 नवंबर 1951। तो 15 नवंबर 1991 ही जो है ये आ चुका था, लेकिन बाद में इसको 1952 एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया था। क्लियर? तो 15 नवंबर 1991 में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1952 के तहत इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया। क्लियर? अब बात कर लें कि ये जो है इस एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट में 3 स्कीम है। द एक्ट प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। तो पहला ये क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी कि ईपीएफ 1952 भी कहते हैं, सेक्शन 5 में इसको डिफाइन किया गया है। ये जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये जो है रिटायरमेंट सेविंग के लिए प्रमोट करता है एम्प्लॉयज़ को। यानी कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि इसमें आप जो है पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद फिर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है आपको जो है उसमें एक्यूमुलेट होता रहता है, और बाद में जब आप रिटायर होते हो तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो जनरली जो बीइंग, अगर आप जो है आपके पास ईपीएफ नहीं है तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पीपीएफ भी क्या है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, जहाँ पर नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो कम होता है, ईपीएफ में ज़्यादा होता है। तो अभी जो करंटली ईपीएफ में है 8.10 है, वहीं पे जो पीपीएफ है वो शायद 7 पॉइंट समथिंग है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम पहला स्कीम इस एक्ट में ये हो गया जो कि प्रमोट करता है रिटायरमेंट सेविंग के लिए। क्लियर? कि जब आप रिटायर हो जाओगे, यानी ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 15,000 उससे कम है, वो जब रिटायर होंगे तो उनको एक अमाउंट जो है रिटायरमेंट होने पर मिलेगा। वहीं पे दूसरी स्कीम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, यानी कि ईपीएस 1995। ये सेक्शन 6A में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर प्रोवाइड पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन, यानी कि जो ऐसे एम्प्लॉयज़ जब रिटायर होंगे तो उनको जो है रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन मिल जाए, तो उसके लिए जो है इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं पर तीसरा है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि EDLI 1976 में आया, सेक्शन 6C में इसको डिस्कस किया गया है। तो रिलीफ टू फैमिली इन केस ऑफ सडन डेथ, यानी कि ये क्या है, एक तरीके का इंश्योरेंस है, यानी कि अचानक से सडन डेथ हो जाता है किसी वजह से, तो उस केस में जो है एम्प्लॉय को एक रिलीफ दे दिया जाता है, मॉनेटरी असिस्टेंस दे दिया जाता है। तो ये 3 टाइप के स्कीम जो हैं वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में आते हैं। तो जो ईपीएफ है, यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, वो रिटायरमेंट सेविंग के लिए जो है प्रमोट करता है। वहीं पे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए है। वहीं पे जो डिपॉजिट लिंक स्कीम है वो जो है सडन डेथ हो जाता है, तो उस केस में जो है मॉनेटरी बेनिफिट जो है उसकी डिपेंडेंट को या फिर फैमिली मेम्बर्स को देने के लिए बना है। अब बात करें स्कोप ऑफ एक्ट, तो ये जो है होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया पर जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी फैक्ट्री इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में नॉर्मली 180 प्लस इंडस्ट्रीज जो है कवर हो चुकी है, तो उन सभी पे जो है उस इंडस्ट्री में अगर वो फैक्ट्री आती हैं तो उन पर एप्लीकेबल होगा। एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स notified by central government in which 20 or more persons are employed
फॉर थिएटर्स 5 या मोर होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट या फिर जो क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है और उसमें जो है 20 या उससे ज़्यादा पर्सन है तो वहाँ पर जो है ये एप्लीकेबल होगा। कंडीशन दूसरी भी यहाँ पर रहेगी क्या, कि जो सैलरी है वो 15,000 से ज़्यादा ना हो, यानी कि जो बेसिक वेजेस हैं और जो डीए है उसको मिलाकर 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस अगर आप ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि आप शेड्यूल 1 में आते हैं या फिर आप कोई अदर इस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश को नोटिफाई किया है और वहाँ पर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो फिर वहाँ पे एप्लीकेबल ये एक्ट होगा। थिएटर्स के केस में 5 या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू एनी इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 20% आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 2 मंथ नोटिस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो जो है इस एक्ट को ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स पे भी एप्लीकेबल कर सकता है जिनके यहाँ पर 20 से कम एम्प्लॉय हैं, लेकिन ऐसे केस में उसको यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर, तो ये जो है बात होगी एप्लीकेबिलिटी की। अब बात कर लेगी कंट्रीब्यूशन की, यानी कि इसमें जो अलग अलग स्कीम है इसमें पैसा आएगा कहाँ से। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें पैसा आता है ना, एम्प्लॉयर, कुछ एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है और कुछ एम्प्लॉय देता है। क्लियर, तो कंट्रीब्यूशन सेक्शन 6 में डिस्कस किया गया है। तो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर की बात कर ले, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले हम एम्प्लॉयर की बात कर लें तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस का, यानी कि जो 15,000 अगर मान लें कि एक एम्प्लॉय को 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो 15,000 का 12% जो है वो एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट करेगा इन तीनों स्कीम्स में। वहीं पे कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स में क्या होता है कि 10% होता है बेसिक सैलरी, यानी कि जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी 15,000 उससे कम होगी उसका 10% ही उसको एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। क्लियर, तो नॉर्मली जो मेनी केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस जहाँ पर 12% ही देना होता है टोटल सैलरी का, लेकिन कुछ ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पर 10% ही देना होता है एम्प्लॉयर को जो भी सैलरी दी जा रही होती है। वहीं पर जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है वो या तो एम्प्लॉयर के बराबर कंट्रीब्यूट करेगा या फिर एम्प्लॉयर से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर वो चाहे तो, यानी कि मिनिमम उसको जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना तो उसको भी कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। अगर चाहे एम्प्लॉयर तो वो ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने फ्यूचर की सेविंग के लिए। अब बात कर ले कि वो इस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पर 10% का रेट जो है वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो नॉर्मली सभी जगह पे 12% होता है, लेकिन कहीं पे 10% का भी एम्प्लॉयर को मौका मिलता है कि वहाँ पे सिर्फ 10% ही देना पड़ता है। तो वो कहाँ कहाँ होता है, एनी इस्टेब्लिशमेंट इन विच लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड, यानी कि ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 20 से कम एम्प्लॉय जो है वहाँ पर हैं तो इस केस में 10% का रेट जो है चलता है एम्प्लॉयर के लिए। वहीं पर एनी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एंड विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज सच बाय द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि BIFR द्वारा जो है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी उसको घोषित कर दिया गया है, तो उस केस में वहाँ पर भी 10% का रेट ही चलेगा। वहाँ पर एम्प्लॉयर को 10% के हिसाब से जो है इन्वेस्ट करना होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा। वहीं पे एनी इस्टेब्लिशमेंट व्हिच हैज़ एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एक्यूमुलेटेड लॉसेज इक्वल टू और एक्सीडिंग इट्स इंटायर नेट वर्थ, यानी कि ऐसी कोई इस्टेब्लिशमेंट जो अपने नेट वर्थ से कम जो है प्रॉफिट कमाई है या फिर जो उसका लॉस है वो उसके नेटवर्थ से ज़्यादा है, तो उस केस में जो है उसको 10% का ही रेट एप्लीकेबल होगा। वहीं पर एनी इस्टेब्लिशमेंट इन फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, यानी कि जूट, बीड़ी, ब्रिक, कॉयर या फिर गुअर गम फैक्ट्रीज में अगर आप काम कर रहे हैं, आपका इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस केस में आपको बीइंग एम्प्लॉयर आपको 10% ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस स्कीम में। क्लियर, तो 12% नॉर्मली हर जगह एप्लीकेबल होता है, इन कंडीशन में 10% ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि 10% ही जो टोटल सैलरी होगी उसका जो है कंट्रीब्यूशन करना होगा एम्प्लॉयर को। वहीं पे एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर के बराबर या फिर एम्प्लॉयर से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्लियर, अब बात कर ले कि कंट्रीब्यूशन 3 स्कीम है इसमें, तो इन 3 स्कीम में किस तरीके से जो है कंट्रीब्यूशन होता है। 12% का कुछ हिस्सा EPF में जाएगा, कुछ हिस्सा EPS में जाता है, कुछ हिस्सा EDLI में जाता है। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर गोज टू 2 स्कीम्स, यानी कि मेनली 2 स्कीम्स होती है जहाँ पर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जाता है। कौन सा, सपोज कि एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग 12%, हम ये मान के चलते कि एम्प्लॉयर जो है वो 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन 8.33% विल बी कंट्रीब्यूटेड इन EPS, यानी कि जो पेंशन स्कीम है उसमें 12% का 8.33% जो है कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और ये कंट्रीब्यूशन तब तक पे किया जाएगा जब तक कि एम्प्लॉय 58 एज का नहीं हो जाता है। 58 की एज जैसे ही अटेंड कर लेगा उसके बाद फिर ये कंट्रीब्यूशन बंद हो जाता है। क्लियर, तो जो EPS यानी कि जो पेंशन स्कीम है, तो एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है 12% कर रहा है या फिर 10% कर रहा है, तो 12% अगर वो कर रहा है तो उसका 8.33 जो है EPS में जाएगा और 3.67% EPF में जाएगा। वहीं पर
EDLI ये जो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें एम्प्लॉयर ही सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है, वो भी अपने साइड से अलग से जो है एक्स्ट्रा जो है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट करता है। 0.5% जो है इसमें उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जो 12% रेट डिसाइड है, उस 12% में 8.33 EPS में गया, 3.67 EPF में गया। और जो इंश्योरेंस वाला है EDLI, इसमें एम्प्लॉयर अपने साइड से एक्स्ट्रा जो है 0.5% जो है वो सैलरी का वो इस इंश्योरेंस स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर इस रिसर्च से देखें तो 12.05 के आसपास जो है कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर के साइड से, और वहीं पे एम्प्लॉय जो है उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन EPF में जाता है। ध्यान रहे कि कंट्रीब्यूशन जो होता है, तो अगर एम्प्लॉयर है वो 12% कर रहा है तो 8.33 EPS में गया, 3.67% EPF में गया, और 0.5% सैलरी का इंश्योरेंस में जो है एम्प्लॉयर अपने साइड से देता है। वहीं पे जो एम्प्लॉय का जो पूरा कंट्रीब्यूशन होता है कि अगर एम्प्लॉय ने 12% किया तो एम्प्लॉय भी 12% कर रहा है, तो जो एम्प्लॉय का 12% होगा वो पूरा का पूरा किस में जाएगा, EPF में ही जाएगा, जहां पर एम्प्लॉय को अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर। अब ये जो पूरा स्कीम है, 3 टाइप की स्कीम है, इसको रख रखाव में, इसका पूरा हैंडलिंग में जो है कुछ ना कुछ चार्जेस आते हैं, तो वो जो उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है ये एम्प्लॉयर देता है। कौन देता है? पेड बाई एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है कितना, तो या तो 0.5% लगेगा या फिर कम से कम 500 रुपीज़ जो है मंथली वो देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। ठीक है। अगर 500 से ज़्यादा जाता है तो 0.5 से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 0.5 से कैलकुलेट करने पर 500 से कम आ रहा है तो 500 तो देना ही देना है, 500 से ज़्यादा आ रहा है तो जो ज़्यादा आएगा वो अमाउंट देना होगा। क्लियर। वहीं पे अगर कोई भी कंट्रीब्यूटरी नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूटरी मेंबर नहीं है उस इस्टेब्लिशमेंट में, तो उस केस में सिर्फ 75 रुपीज़ जो है वो वहाँ पर पे करना पड़ेगा कंपनी को या फिर एम्प्लॉयर को। क्लियर। एम्प्लॉयर के यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटरी हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तीनों स्कीम में, तो उस केस में 0.5% या फिर 500, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। वहीं पे अगर कोई भी कंट्रीब्यूटरी मेंबर नहीं है तो 75 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें जो मैनेज कर रहा है, कौन मैनेज करता है? वो मैनेज करता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एडमिनिस्ट्रेट्स ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम फॉर द वर्कफोर्स इंगेज्ड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो इस जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है इसमें जो है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अप टू 5% होते हैं इनके अलावा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। 15% होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सच स्टेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में सिपाही इन दिस बिहाफ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि 15% गवर्नमेंट स्टेट को रेफर करेंगे, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। उसके अलावा 10 एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 10 एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एंड सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक्स ऑफिशियल भी यहाँ पर होता है। तो इतने मेंबर्स होते हैं इस जो ये जो ट्रस्टी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इसमें इतने मेंबर्स होते हैं। क्लियर। तो ये जो है इस पूरे तीनों स्कीम को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। क्लियर। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट क्या है। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि 15 या फिर उससे कम जो है सैलरी पाते हैं, और इसमें जो है PF, पेंशन और इंश्योरेंस 3 टाइप की स्कीम होती हैं जो कि रिटायरमेंट सेविंग, पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन और सडन डेथ होने के केस में वहाँ पर जो है फैमिली को मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो कि शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई हैं या फिर 20 या फिर उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है एप्लीकेबल हो जाता है। नॉर्मली 12% जो है वो सैलरी का देना पड़ता है एम्प्लॉयर को, और कुछ केसेस में 10% देना होता है एम्प्लॉयर को, और जो एम्प्लॉय है उसको एम्प्लॉयर के इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल या फिर उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो एम्प्लॉयर सपोज कि 12% पे करता है तो 12% का 8.33% EPS में जाएगा, 3.67% EPF में जाएगा। वहीं पे जो एम्प्लॉयर होता है वो अपनी तरफ से 0.5 जो है इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता है, और वहीं पे जो एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट करेगा उसका पूरा का पूरा जो परसेंटेज है वो EPF में ही इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं जो जिसमें जो है एम्प्लॉयर ही पे करता है, एम्प्लॉय को नहीं देना है, एम्प्लॉयर पे करेगा, या तो 0.5% या फिर 500, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा अगर उसके यहाँ पे कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर है तो। वहीं पर अगर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर नहीं है इस स्कीम में उस एम्प्लॉयर के यहाँ पे, तो उस केस में उसको सिर्फ 75 रुपीज़ देना पड़ेगा। इस स्कीम के तहत आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप इस स्कीम के लिए एक बार एप्लीकेबल हो जाते हैं
हैं और उसके बाद फिर से आपके पास कोई नहीं रहता है तो भी ये स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी। एक बार एप्लीकेबल हो गया तो ये फिर आपके लिए आपके ऊपर हमेशा एप्लीकेबल रहती है। क्लियर। और इस स्कीम को, तीनों स्कीम्स को मैनेज करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते हैं जो कि एडमिनिस्टर करते हैं और ये सारे मेंबर्स इसमें होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।